हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास इस टाइम पर हो रही है, यानी इस दिन हो रही है, ठीक है। वरना आपको पता आपके MWF के अंदर क्लास होती है। बट आज क्लास लेने का रीज़न ये है क्योंकि फ्राइडे को मुझे यानी कल कहीं जाना है। तो कल छुट्टी होती तो छुट्टी ना होने की जगह मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है किसी और दिन क्लास ले ली जाए, ठीक है। तो आज आपकी क्लास हो रही है, जो कल आपको फ्राइडे की क्लास होनी थी उसकी जगह आज मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि कल मुझे कहीं छुट्टी पर जाना है, ठीक है। आज आपका ये टॉपिक था जो लर्निंग का, उसका पार्ट थर्ड आज ये मैं आपको कराऊंगा। आज पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक और पार्ट फोर्थ आएगा। हालांकि मैंने सोचा था इसको 3 पार्ट के अंदर कराऊंगा, बट इससे पहले जो पार्ट सेकंड है वो काफ़ी बड़ा बन गया था, जिसमें मैंने आपको चीज़ें सब डिटेल में समझाई थी। तो इसका एक और पार्ट बढ़ गया है, यानी पार्ट थर्ड आज होगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी अब रहेगी आपकी मंडे को। तो तो उसमें आपका पार्ट फोर्थ रहेगा और जिसमें आपकी सारी लर्निंग खत्म हो जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है। आज जो मैम की क्लास थी वो कल शिफ्ट हो गई है, यानी जो कल 3 बजे क्लास लेगी मैडम, उनकी आज क्लास थी तो उनकी जगह मैं ले रहा हूँ और मेरी जगह कल वो ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, छुट्टी नहीं लेनी मुझे, इसी वजह से मैंने आज क्लास ली है। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून दया, अंजू, अनिल, कुसुम, कीर्तन, विनोद कुमार, सपना यादव, रचना, ब्यूटी सिंह, मोनिसा, राम जी, वाहिद, किरण, सूफिया, फुल कुमारी, सलमान, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर मैं बात करूँ अ, आपके जो लर्निंग होता है, जो अधिगम होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक की, यानी कि जो लर्निंग को अफेक्ट करने वाले जो आपके फैक्टर होते हैं उनके बारे में एक एक करके बात कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहला फैक्टर आपको स्टूडेंट बताया, यानी कि छात्र बताए। दूसरा फैक्टर आपको टीचर बताया और तीसरे फैक्टर के ऊपर आज की क्लास से मैं आपकी शुरुआत करूंगा और वीडियो के एंड में मैंने क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चन लिए जिनका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा फैक्टर जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है वो होता है आपका कंटेंट। देखिए, अगर कंटेंट ही बढ़िया नहीं होगा तो लर्निंग कहाँ से कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छी लर्निंग के लिए, अच्छी प्रकार से सीखने के लिए कंटेंट भी बढ़िया होना चाहिए। और वो कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए उसके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। कंटेंट आपका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी जिस चीज के लिए आप लोग लर्निंग कर रहे हो अगर उसी चीज के लिए आपका कंटेंट रहेगा तो ही वो सार्थक है, उद्देश्यपूर्ण है। अदरवाइज वो आपका बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने बैच लिया हुआ है सीटेट के लिए, तो सीटेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सीटेट में जो आपका लर्निंग का जो आपका चैप्टर है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है जो सीटेट में भी पूछा जाता है। लेकिन इसके अंदर आपकी लर्निंग की थ्योरी, यानी कि जो अधिगम के सिद्धांत होते हैं वो नहीं पूछे जाते, वरना दुनिया भर के आपके अधिगम के सिद्धांत है। और कुछ आपके मतलब इसके अंदर और चीजें दी रहती है लर्निंग से संबंधित, डेट वगैरह, मतलब बहुत पूरा का पूरा पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। लेकिन आपको वो सब चीजें नहीं पढ़नी, आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। किसके लिए? आपको अपने एग्जाम के लिए इस टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर मैं सिर्फ आपके उद्देश्य के आपके एग्जाम के उद्देश्य की वजह से आपको ये सब चीजें करा रहा हूं तो तभी आपका कंटेंट सार्थक माना जाएगा। अगर मैंने आपको सीटेट के अंदर दुनिया भर के सिद्धांत पढ़ा दिए, डेट पढ़ा दी, साल पढ़ा दी, सब कुछ बता दिया, पता चला एग्जाम में आना ही नहीं है, तो वो उद्देश्यपूर्ण रहा आपका? नहीं, वो निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। तो जो भी कंटेंट होना चाहिए वो जिस चीज के लिए कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति चीज सीख रहा है उसी के लिए आपका वो होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका बेकार है। पता चला आप लोग सीख रहे हो बाइक चलाना और आपको दे दी गाड़ी, तो जब बाइक चलाना सीख रहे हो तो गाड़ी कैसे चला लोगे? पहले तो बाइक चलाना सीखोगे ना, ठीक है, उसके बाद बैलेंस बनाना जाए तब गाड़ी सीख लेना। या तो गाड़ी सीखो पहले या फिर बाइक सीखो। जिस चीज के लिए जो चीज सीख रहे हो वही कंटेंट आपको मिलना चाहिए, तभी वो आपका उद्देश्यपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो कंटेंट है उसकी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। उसकी कैसी होनी चाहिए? सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए कंटेंट की। जैसे अगर बच्चे के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो आप लोगों ने अगर बच्चों की एनसीईआरटी की किताबें भी अगर देखी होगी तो बड़ी आसान भाषा में दी रहती है, जो उनके निजी जीवन यानी कि जो उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाली होती है। किससे? जो बच्चों की डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाली भाषा होती है और बड़ी आसान होती है, बहुत ईजी भाषा होती है जिसको प्रत्येक बच्चा इजीली समझ भी जाता है। तो कंटेंट के अंदर बहुत सिंपल भाषा होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी एनसीईआरटी की किताबों की बात आती है तो उसमें कार्टून्स वगैरह की भी बड़ी हेल्प ली जाती है। जो कार्टून बने होते हैं इनकी भी बड़ी हेल्प ली जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं जो डेली बच्चे के निजी जीवन से परिचित होते हैं, जो उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करने वाले होते हैं। तो कोई भी कंटेंट हो उसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज होगी या पिक्चर्स वगैरह होगी वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर दुनिया भर की चीज आपको नहीं लिखता, मैं सिर्फ उतना पॉइंट लिखता हूँ जितना आपको समझ में आना चाहिए, और उसको फिर मैं आसान भाषा से, क्योंकि टीचर के अंदर मैंने आपको एक क्या खासियत बताई थी, उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर सही कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो कोई भी
बच्चा आप में से चीजें नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो उसके साथ में जो कंटेंट भी है उसकी भाषा भी आप लोगों के लिए आसान होनी चाहिए। अगर आपको मुश्किल कंटेंट दे दिया, जैसे मान लीजिए मैं आपको अपने नोट्स दे रहा हूँ, या मान लीजिए मैंने आपको किताब दे दी और मुश्किल दे दी, ऐसी किताबी लैंग्वेज दे दी आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या फायदा है इसको लेने का, बेकार में पैसे बर्बाद हो गए, ठीक है। उसके अलावा आप लोग टीएलएम का यूज करोगे। टीएलएम मैंने इससे पहले भी क्लास के अंदर बताया, जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसका भी आप लोग यहाँ पर यूज करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का, क्योंकि कंटेंट के अंदर आपके टीएलएम का होना जरूरी है, ठीक है। जो भी कंटेंट आप लोग ले रहे हो, जैसे मैं आपको लर्निंग यहाँ पर करा रहा हूँ तो मैंने टीएलएम का यूज किया हुआ है, मैंने स्मार्ट बोर्ड का यूज किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको सभी चीज दिखा रहा हूँ। और जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो ये जो बोर्ड की पीडीएफ होती है ये आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं चीजें लिखता भी हूँ वो भी आप लोगों के पास डाउनलोडेड फॉर्म में यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। दूसरा जो आपका कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, बोरियत भरा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यार, आप लोग जो बड़े स्टूडेंट है तो उनके लिए तो ज्यादातर सब्जेक्ट बोरियत भरे होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है या आप लोग भी जैसे बड़े हो, अगर आपके लिए कंटेंट बोरियत भरा है तो वहां पर टीचर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। अगर कंटेंट बोरियत भरा है, सर जी हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सर हमें एसएसटी पढ़ने का मन नहीं करता, साइंस पढ़ने का मन नहीं करता, संस्कृत पढ़ने का मन नहीं करता, अगर कंटेंट बोरियत भरा हुआ लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, क्यों? आपको अपना एग्जाम पास करना है। लेकिन अगर छोटे बच्चे के लिए कंटेंट बोरियत भरा है ना, वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पता है कुछ छोटे बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसे उनको कोई चीज समझ में नहीं आती ना, या बोरियत भरी होती है, वो पेज का जो किताब होती है उसका पेज भी फाड़ देते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप लोगों में से किसी ने ये वाला काम किया है? जैसे बच्चों को कोई चीज हार्ड लगी, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही या बोरियत भरी लग रही है, तो उसका पेज फाड़ देता है किताब में से कि मुझे नहीं पढ़ना ये वाली चीज, ठीक है। तो कंटेंट आप जो भी रखो, और ये ऐसे नहीं कि एकदम बच्चों की किताबों में कंटेंट दिया जाता है, जब पूरा करिकुलम बनाया जाता है, करिकुलम के बाद उसमें से फिर जब सिलेबस निकाला जाता है उसके आधार पर जो पुस्तकों का निर्माण होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है। और इंटरेस्टिंग आपकी बुक्स होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए किताबें होती है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें होती है, या जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कंटेंट के साथ साथ में टीचर का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि वो आपको चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करे, मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी आपके सामने इजी भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत कर दे, ठीक है। अगला है कंटेंट का नेचर और शेप, यानी कि जो इसका प्रकृति अगर की मैं बात करूं तो वही है, इसकी प्रकृति आसान होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने बात करी कि कैसा होनी चाहिए, इसकी प्रकृति आसान होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? कंटेंट की प्रकृति आसान होनी चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, संदर्भ अनुसार होनी चाहिए, आपके जीवन से कनेक्ट करने वाली होनी चाहिए। ऐसा कंटेंट होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कंटेंट रहेगा, अगर सही कंटेंट रहेगा तो समझ लेना आपका लर्निंग का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। अगर सही कंटेंट नहीं रहेगा तो लर्निंग का ग्राफ नीचे बढ़ेगा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे आप लोग स्टूडेंट हो जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो। तो कंटेंट भी लर्निंग को प्रभावित करने वाला एक वातावरणीय कारक होता है, ठीक है। कैसा कारक? एक वातावरणीय कारक होता है। अरे पीडीएफ कौन सी खुल गई? वो कहा ये क्लास वाला, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड। अच्छा यहाँ पर वातावरण वाला ये गलत पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए, या तो इसको 3 कर लो या इसको 4 कर लो, जो भी आपके मन में है आप लोग इसको कर सकते हो। अगले फैक्टर की बात करें, वातावरण वाले फैक्टर की बात करें, एनवायरमेंट वाले फैक्टर की बात करें, ठीक है। देखिए 2 फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जिसको मैंने इसको 4 फॉर्म के अंदर बांट दिया: बच्चा, टीचर, कंटेंट और आपका वातावरण। वातावरण किसका? बच्चे से जुड़ी सभी चीज का वातावरण। पहले बच्चे से जुड़ी हुई चीज का वातावरण लेते हैं हम यहाँ पर, स्कूल का एनवायरमेंट। देखिए जो स्कूल का एनवायरमेंट होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर मैं बात करूं स्कूल की बिल्डिंग की, अगर मैं बात करूं स्कूल की बिल्डिंग की, तो स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? सुगम्य यानी कि एक्सेसिबल होनी चाहिए। सुगम्य यानी कि एक्सेसिबल यहाँ पर बिल्डिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों की क्लास में या आप लोगों के स्कूल में या जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर कोई बच्चा दिव्यांग है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए हमें इस प्रकार की स्कूल की बिल्डिंग, ऐसा स्कूल का एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा ताकि दिव्यांग बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह शिक्षा को यहाँ पर ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार की एक्सेसिबल बिल्डिंग यानी कि सुगम्य इमारतें हमें बनानी पड़ेगी स्कूल की जो बिल्डिंग्स होती है। आप लोगों को, जो आप लोगों के स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है, क्या उनकी बिल्डिंग इस प्रकार की बनी हुई है? पहले क्या होता था, अगर मैं स्कूल के एनवायरनमेंट की आपके सामने बात करूं, बिल्डिंग तो दूर दूर की बात है। अभी जैसे बिहार के अंदर जो आपका टीआरई फर्स्ट हुआ था, तो टीआरई फर्स्ट के अंदर हमारे अनगिनत बच्चे मतलब सेलेक्ट हुए थे। मेरे ख्याल से जितने भी अगर होंगे सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हो आप लोग हमारे यहाँ से, मतलब वो बच्चे निकले थे, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो। और इसका मैं ऐसे नहीं हवा में कह रहा हूँ, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा जब बिहार के अंदर आऊंगा और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो होता है बोलना, एक होता है विद प्रूफ के साथ बोलना, तो उसको मैं दिखाऊंगा।
तो वहां से बहुत सारी न्यूज आई थी, तो उसमें से मुझे एक बड़ी अजीब न्यूज लगी और इंटरेस्टिंग न्यूज लगी, और वो टीवी के ऊपर भी कुछ दिन के बाद मतलब दिखी। एक महिला थी, एक टीचर थी महिला, उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए अपनी पहुंच गई कि ये आपको ये वाला स्कूल मिला है। जब वहां पर वो उस जगह पर गई, वह स्कूल ही नहीं था कोई। स्कूल की बिल्डिंग के नाम पे दो छप्पर पड़े हुए थे, ठीक है। तो बिल्डिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बच्चों का नामो निशान नहीं था। तो वहां पर बेचारी बैठकर अपना ज्वाइनिंग करा रही थी। अब बताओ ऐसी हालत में क्या काम करोगे। जैसा आपके ईएमआरएस के स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जब आप लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा ना, उसके बाद आपकी ईएमआरएस की भर्ती आएगी, मतलब इसमें पीआरटी के नहीं है, आपकी 6 क्लास से शुरू होती है। तो उसका फर्स्ट फेज जैसा भी आपका खत्म हुआ, ठीक है, और अब आपका सेकंड फेज आएगा। और यहाँ पे जो आपका ये जनजातीय मंत्रालय है, क्योंकि उसी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, तो ज्यादा से ज्यादा ही हमारे इसके स्कूल को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहा है। क्योंकि ये स्कूल किसके लिए होते हैं, जो आपके रिमोट एरिया के अंदर बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो जंगलों के अंदर पहाड़ों के अंदर जो बच्चे रहते हैं, जो फैमिली रहती है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। अभी मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, ठीक है, जिसने इस वाली भर्ती के ऊपर स्टे लिया था, जो पूरे देश भर के अंदर, अब इसको वायरल मत कर देना, पता चले वायरल कर दो। जो इस भर्ती के अंदर पूरे देश भर के अंदर जो स्टे लगा था ना, वो मेरा दोस्त ही था, ठीक है। उसने क्या काम करा, वो कॉन्टेक्चुअल पर लगा हुआ था। अब कॉन्टैक्ट पर बहुत स्टाफ लगा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट वाले को सरकार ने कहा कि भाई आप भी पेपर दीजिए, आपको हम थोड़ा रिलैक्सेशन दे देंगे और आप भी पेपर के माध्यम से पक्के बनोगे। अब मान लो किसी की भर्ती 1998 99 में हुई है, वो 40 साल उम्र हो गई, किसी की 45 साल हो गई उम्र यहाँ पर, ठीक है। अब वो कैसे नए स्टूडेंट से कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो नया टैलेंट आ रहा है वो उनको पछाड़ देगा, बहुत जल्दी पछाड़ देगा। नए टैलेंट यानी जो आप लोग नए स्टूडेंट आ रहे हो, आपके पास समय भी है, उनके पास समय भी नहीं है, घर गृहस्थी वाले हो गए। तो उन्होंने स्टे ले लिया, और इस भर्ती के ऊपर जो पहला स्टे लगा था वो उसी ने लगाया था। तो अब मैं कह भी नहीं सकता था भाई स्टे हटा दे, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटर के अंदर क्या बोलेंगे। तो पहला स्टे उसी की वजह से वो लगा था, ठीक है। तो तब उसने कहा था यार एक बात बताओ, मैंने कहा बता। तो कहने लगा कि भाई यहाँ पे जो है ना, कुछ स्कूल तो अलॉट हो गए लेकिन उनकी बिल्डिंग तक नहीं है। अब सोचो भाई, जब स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं है, तो वहां पर बच्चों को हम पढ़ाएंगे क्या। क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर आपको ऐसी जगह मिलेगी, मतलब ये शहरी जगह नहीं मिलेंगे आपको देखने को, जंगल भरे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ बहुत कम आबादी हो, बहुत कम लोग रहते हो, चारों तरफ जंगल या पहाड़ वहाड़ आपको टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस भर्ती पर मतलब जो अभी ये भर्ती कंप्लीट होने जा रही है, तो पहले उस पर स्टे लगा था, फिर वो आपका क्लियर हो गया। तो उसके बाद उसके अंदर बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए। अभी आपने कुछ मेरी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैं एक कॉलेज के अंदर जब बुलाया गया था, वहां पर बच्चे आए थे जिनका इसके अंदर सिलेक्शन हुआ। बाकी औरों के इंटरव्यू में डाल दूंगा। तो देखो, जब स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। चाहे बिहार की बात करें, एकलव्य मॉडल स्कूल की बात करें, तो बच्चा पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा। स्कूल की बिल्डिंग होना जरूरी है ना। आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा, जो पहले की जो आपकी शिक्षा व्यवस्था थी, पेड़ के नीचे बैठा रहता था टीचर और वही पढ़ाता रहता था। आज भी कुछ जगह पर आपको देखने को मिल सकती है वाली चीज, ठीक है। पेड़ के नीचे टीचर बैठ जाते हैं, वही पढ़ाते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है स्कूल के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, बिजली की सुविधा भी नहीं है आजकल बहुत स्कूलों के अंदर। पानी की सुविधा भी नहीं है, ठीक है। स्कूल को बैठने के लिए डेस्क या मेज भी नहीं है, ठीक है। डेस्क हो गई, मेज हो गई, चेयर हो गई, ऐसी सुविधा भी नहीं है। तो इतनी जो आपकी मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी नहीं है, ठीक है। तो मूलभूत सुविधाओं की तो बात आपके कोठारी कमीशन तक कही गई है, लेकिन अभी तक देश के अंदर यह हालात है कि पूरे देश भर के अंदर ये पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं हो चुकी है। जबकि कुछ स्टेट इसके अंदर अच्छा काम करे थे, जैसे केवीएस आपका बहुत बढ़िया काम करता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी एजेंसी होती है, हालांकि एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, लेकिन अच्छा काम करता है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो स्कूल का एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। पता चला सारे टीचर पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, टीचर भी वही बैठकर आपको पढ़ा रहा है। पता चला वही पड़ोस में किसी की लड़ाई होगी, सारे बच्चे लड़ाई को देख रहे हैं, अरे अरे ये तो हमारे पापा ही लड़ रहे हैं, भागो भागो जल्दी भागो, पापा का सपोर्ट करना है। तो इस प्रकार का स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर क्लास होनी चाहिए, प्रॉपर जो स्कूल की बिल्डिंग है वो होनी चाहिए। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में काफी पहले क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपका बाला से जुड़ा हुआ, किससे वो जुड़ा हुआ था, आपका बाला से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसमें पूछ लिया था कि जो आपका बाला होता है वो बाला क्या होता है, ठीक है। बाला की फुल फॉर्म पूछ ली थी, किसकी, बाला की फुल फॉर्म पूछ ली थी। तो क्या होती है भाई बाला की फुल फॉर्म, तो बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या होती है बाला की फुल फॉर्म, बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अच्छा, आप में से भी कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे जो
नीचे छप्परों में या पेड़ के नीचे पड़े होंगे, है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे? अगर है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो होती है बाला। बाला मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी जो बिल्डिंग है, यानी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको भी हम एक लर्निंग के एड में, एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा है, आप जो आपके आसपास में स्कूल देखना आप लोग, तो स्कूलों स्कूलों की जो दीवार होती है, इनफैक्ट जो स्कूल का गेट होता है उससे जुड़ी दीवार होती है, या अंदर जाके स्कूल का गेट होता है, या जो क्लासरूम होती है, वहां पर आपको अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनी हुई देखने को मिलेगी। आपको इंग्लिश के अल्फाबेट दिखेंगे, काउंटिंग आपको छपी हुई देखने को मिलेगी, आपको राष्ट्रीय प्रतीक देखने को मिल जाएंगे, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ग्रह आपको देखते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की पिक्चर्स क्यों बनाई गई? कुछ आप लोग देखोगे, कुछ इमेज भी ड्रॉ की जाती है, अमरूद बना दिया जाता है, आम बना दिया जाता है, टाइगर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये इमेज इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बच्चा डेली स्कूल जाता है। जब बच्चा डेली स्कूल जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को देखता है, अरे ये तो टाइगर है, ये तो टाइगर है, ये हमारा नेशनल टाइगर है, ठीक है, अरे अच्छा ये ऐसे 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 दिखता है। फिर उसके बाद मान लीजिए काउंटिंग उसकी दीवारों के ऊपर लिखी हुई है, तो काउंटिंग को रोज देखता है, 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग याद उसको हो जाती है। राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान जाता है, ये राष्ट्रीय प्रतीक, अरे आम राष्ट्रीय प्रतीक है, तो हमारा राष्ट्रीय फल आम है यहाँ पर। तो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जब डेली स्कूल जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को देखेगा, तो देखकर यहाँ पर बच्चा सीखता है। क्योंकि मैंने आपको लर्निंग स्टाइल्स के अंदर क्या बताया था, बच्चा देखकर भी सीखता है, जो आपके एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल होती है। इसलिए स्कूल की जो बिल्डिंग होती है उनको भी एक लर्निंग एड के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोगों के आ रहे पेड़ के नीचे, जरा देखो कौन कौन सा बैठा है पेड़ के नीचे। मैं पढ़ा हूँ सर, हाँ सर हम भी छप्पर के नीचे पढ़े हैं। अरे बहुत सारे कमेंट आ गए। ज्यादातर गांव के परिवेश हो, आम के पेड़ के नीचे पढ़े हैं सर। हाँ सर मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं भी पढ़ ले। अब ऐसा थोड़ी है जो पहले के जो लोग होते थे वो नहीं पढ़े पेड़ के नीचे। उनको तो पेड़ के नीचे तो छोड़ो, बाकी बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा, छुआछूत की प्रॉब्लम बहुत रहती थी पहले, अभी भी कई जगह देखने को मिल जाएगी। जैसे जो आपके सामाजिक तौर पर जो पिछड़े समुदाय से जो लोग आते हैं, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, नहीं तुम हमारे साथ नहीं पानी नहीं पी सकते, ठीक है, हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा पानी गंदा हो जाएगा, नहीं तुम हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, तुम हमारे साथ बैठकर पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रथाएं चलती थी, ठीक है। तो छुआछूत की समस्या ये खत्म हुई, जब संविधान के अंदर आर्टिकल ये आया, तो किसी प्रकार की छुआछूत नहीं करनी चाहिए। और मेरा मानना है जो भी कोई टैलेंटेड आदमी है, चाहे वो किसी धर्म जाति विशेष से संबंधित हो, अगर टैलेंटेड होगा आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपका वही का वही रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्रथाएं थी हमारे देश के अंदर जो इस प्रकार से चल रही थी। तो स्कूल तो बहुत दूर की बात है, स्कूल में एडमिशन तक नहीं दिया जाता था, अरे तुम तो गरीब हो, गरीबों के एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो गरीबों के, आपने बीच में रूल देखा था, प्राइवेट स्कूलों ने क्या निकाल दिया कि भाई हम जो आपका एडमिशन लेंगे प्राइवेट स्कूल के अंदर, अगर बच्चों का आपको एडमिशन कराना है, तो आपके इंटरव्यू के साथ साथ में आपके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेंगे। अब उन गधों को कौन बताए कि इसमें पेरेंट्स की क्या दिक्कत है। अगर मान लो किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या उसका बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं होगा? क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तो बेचारे फेल हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीज निकालते थे, ठीक है। तो मेन बात, अगर स्कूल का एनवायरनमेंट आपका अच्छा रहेगा तो ही बच्चे की लर्निंग अच्छी हो पाएगी। एनवायरनमेंट स्कूल का अच्छा नहीं रह पाएगा, बच्चे के अनुरूप नहीं होगा, अगर स्कूल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होगा, तो समझ लेना स्कूल के अंदर बच्चों की लर्निंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार से स्कूल के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। हमारे देश के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर जितने भी संसाधन हैं, उन सभी पर सभी का एक समान अधिकार है। किसी का भी ज्यादा अधिकार या कम अधिकार नहीं है, सभी का समान अधिकार यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए, इस पॉइंट को यहाँ पर समझ गए, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। देखो एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे अभी आप लोग मुझे बताना, आप लोग अभी वोट डालोगे अपने, ठीक है, आप लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके वोट डालना। अभी जैसे एक स्टेटमेंट आया था, और ये जो स्टेटमेंट है काफी वायरल हो रहा है आपके इलेक्शन से संबंधित। एक गवर्नमेंट, एक पार्टी ने कहा कि जो हमारे देश के जो संसाधन है, उस पर सबसे ज्यादा जो हिस्सा रहेगा वो मुस्लिम का रहेगा, मुसलमानों का रहेगा। तो एक पार्टी ने ये वाला स्टेटमेंट दे दिया कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसका रहेगा, मुसलमान का रहेगा। इसी के खिलाफ दूसरी पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी ने कहा कि ये कौन सी बात है, इनका कैसे हिस्सा ज्यादा रह जाएगा, सभी का हिस्सा रहेगा, या इनका, हिंदू का या सिखों का, या इनका ज्यादा हिस्सा ज्यादा रहेगा। ये स्टेटमेंट पास हुआ। इससे पहले जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी ये वाला स्टेटमेंट दिया था। इन स्टेटमेंट को देने की जरूरत क्या है? इन स्टेटमेंट को देने की जरूरत क्या है जब सभी समानता की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी जाति से हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, देश के संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। ना तो हम किसी चीज से किसी को रोक सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज से। ये हमारे देश के अंदर जितने भी नागरिक है, XYZ, कोई किसी भी चीज से रिलेट करता हो,
हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी नागरिक को उसकी इच्छा से, उसको कुछ काम करने से, उसको कुछ खाने पीने से रोक सके। ठीक है, वरना उसके अधिकारों का हनन हो जाएगा, और अधिकारों का हनन अगर हो जाएगा, कोर्ट के अंदर जाकर अपनी अर्जी लगा सकता है। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को रोकने की। बट जो राजनेता होते हैं, तो राजनेता कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ते हैं कि जिससे वो लोगों को अपनी तरफ मोड़ सके। अब जैसे मान लीजिए किसी को मुस्लिम वोट चाहिए, तो उनके पक्ष में यहाँ पर बुआ दे देगा, उसको ले लेगा। किसी को हिंदू पक्ष का वोट चाहिए, उनके लिए कोई बात कह देगा, तो वो उनकी तरफ हो जाएगा। किसी को सिख का चाहिए, ईसाई का चाहिए, उनके लिए बोल देगा, और उनकी वोट बैंक ले लेगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जो आप लोग यहाँ पर जितने भी हो, यंगस्टर हो या ज्यादा भी एज के होंगे, क्या जो यहाँ पर चुनाव होंगे, क्या इस चीज पर चुनाव होंगे, बयानबाजी पर आप लोग अपना वोट डालोगे? बयानबाजी के आधार पर हम इन नेताओं को सेलेक्ट करेंगे, या मुद्दों के ऊपर करेंगे? मुद्दे बड़े या बयानबाजी बड़ी है? मुद्दों के ऊपर करना चाहिए। मुद्दा क्या है? अब आप लोग खूब रोते रह जाते हो, सर वैकेंसी नहीं निकल रही, वैकेंसी नहीं निकल रही है, नौकरी नहीं निकलती है। ये मुद्दा क्या किसी पार्टी ने प्राथमिकता पर रखा है? जितनी भी पार्टी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, या आप लोग भी पूछिए, नौकरी का मुद्दा सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर किस पार्टी ने रखा है? किसने मैनिफेस्टो के अंदर सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर नौकरी को रखा है? पहली चीज नौकरी, ठीक है, क्योंकि अगर किसी के पास रोजगार होगा, उसकी आधी जिंदगी तो वैसी सवर जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है नौकरी के बाद, जो आपका पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए नौकरी निकाल दी और जो एग्जाम यहां पर लीक होते हैं, उसके लिए क्या समाधान है? इसका किसी ने जिक्र किया है? हालांकि एक आपका निरोधक आपका कानून बन गया है जो इस प्रकार के लोगों पर नकल कसेगा, लेकिन अगर व्यापक रूप से वो मतलब काम करेगा, उसकी संभावना उसके अंदर अभी कम दिख रही है। पता नहीं कैसे इंप्लीमेंट होगा। इस मुद्दे की बात किसी ने करी है? अगर मैं बात करूं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है जो हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर कौन सी पार्टी क्या काम करेगी? क्या जलवायु परिवर्तन के ऊपर किसी ने अपना ध्यान दिया है? क्या जो देश के अंदर मान लीजिए कोई बेरोजगारी हो रही है, कुछ और काम हो रहा है, क्या इसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया है? बस ध्यान क्या देते हैं? मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, सिखों के लिए, ईसो के लिए, और लोग बाग बढ़ जाते हैं, ये हमारी बात कर रहा है, ये हमारा नेता है। तुम्हारा कोई भी नेता नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना, तुम्हारा कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर ये बात ध्यान में रही ना, तो समझ जाना कामयाब हो जाओगे। अपने मुद्दों के लिए जाना, जब कभी भी आप लोग वोट देने जाए। तो मैं हमेशा ऐसे कहता हूं, किसी भी पार्टी का ना तो समर्थक बनो, ना किसी की बुराई करो। जो काम आपको कर रहा है वो, उसकी अगर अच्छा करा अच्छा ही करो, बुराई करा बुराई करो। तो अपनी वोट देने जरूर जाओ, ठीक है, लेकिन अपनी समझ के आधार पर वोट दो कि हमें किस आधार पर, किस मुद्दे पर वोट देनी है। चाहे आदमी किसी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग विशेष का हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका कैंडिडेट बढ़िया है, तो आप लोग उसको जाकर वोट दीजिए, और अपने ये क्वेश्चन उस कैंडिडेट से यहां पर आप लोग पूछिए। क्योंकि अगर आपको मूलभूत सुविधाएं, या जैसे मैंने कहा स्कूल का एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं मिला, तो लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी आप लोगों की। अगर मान लीजिए स्कूल के अंदर आपको टीचर नहीं मिले यहाँ पर, तो बच्चों की लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए? समझ में आ गई ये वाली बात यहाँ पर आपको? ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं आपके सामने, क्लास का एनवायरनमेंट। देखिए, चाहे स्कूल का एनवायरनमेंट हो, चाहे क्लास का एनवायरनमेंट हो, वो होना चाहिए आपके सामने लोकतांत्रिक। वो क्या होना चाहिए? वो आपके सामने होना चाहिए लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अब देखो, जो हमारा देश है वो कैसा है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसा कंट्री है? अरे यार, डबल सी आ गया दोबारा। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है, जहां पर सभी लोगों का समान अधिकार रहता है। उसी प्रकार से जो हमारी क्लासरूम है, वहां पर भी सभी बच्चों का समान अधिकार यहाँ पर होना चाहिए। समझ गए आप लोग यहाँ पर? ठीक है, आप लोग अलग अलग पार्टी का कुछ एक दो स्टूडेंट नाम ले रहे हैं। देखिए, अगर आप पार्टी के, किसी भी पार्टी के, अगर आप लोग मान लीजिए सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, आपका अधिकार, आप लोग कर सकते हो। मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि अपने मुद्दों के आधार पर आप अपने कैंडिडेट से बात करिए। मान लीजिए सांसद है, विधायक है, कि सर ये दिक्कत है और हमारे ये मुद्दे आपको सुलझाने हैं, इसके आधार पर हम आपको यहाँ पर वोट देंगे। ठीक है, ये बात आपको उनसे कहनी पड़ेगी। अगर वो मना कर जाते हैं जीतने के बाद, हमने नहीं कराया, तो कहे ठीक है, अगली बार बदल देंगे तुमको भी। ठीक है, तो ये वाला काम आपको करना है। ठीक है भाई, सर कौन अच्छा कर रहा है भाई, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, आप लोग अपने आसपास की जगह में देखें कि कौन अच्छा कर रहा है। मुझे को थोड़ी है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का आपका नेता हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सब नेता बेकार होते हैं, अच्छे भी होते हैं भाई, जो अच्छा भी काम कर रहे होंगे। तो आप देखिए कि कौन अच्छा हो सकता है, कौन आपके सपोर्ट की बात कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट आपका कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, यानी प्रजातांत्रिक होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए, यानी कि समावेशी शिक्षा वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन वाला वाला होना चाहिए, जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। ठीक है, जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, इस प्रकार का आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए था। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जैसे
मैंने कहा समावेशी शिक्षा वाला माहौल होना चाहिए। अब जैसे हमारे इंटरव्यू चल रहे थे केवीएस के, ठीक है, तो मैं पैनल के अंदर बैठा हुआ था, तो एक स्टूडेंट आया, बड़ा टैलेंटेड था, बड़ा टैलेंटेड था वो स्टूडेंट, हर चीज का आंसर दे रहा था वो, ठीक है। तो हमने उसे खूब फंसाने की कोशिश करी, मैंने कहा फंस जाएगा, फंस जाएगा, वो फंस नहीं रहा था, क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, ऊपर से कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया थी, ठीक है, तो बोल भी बढ़िया रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो फंसा के देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा एक बार एक क्वेश्चन बताइए कि मतलब आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है। तो उसने तुरंत एकदम कहा कि सर मुझे तो ये वाली पार्टी बढ़िया लगती है। एक पार्टी का उसने नाम बताया, मैंने कहा फंस गया भाई मुर्गा। मैंने कहा अच्छा ये वाली इसकी क्या वजह, ये वाली पार्टी आपको अच्छी लगती है। सर इन्होंने ये करा है, सर इन्होंने ये करा है, और सर इन्होंने ये करा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा जैसा आप लोग आपकी जॉब लग गई, टीचर बन गए, तो आप इस चीज को प्रमोट करोगे अपनी क्लासरूम के अंदर, बच्चों के सामने प्रमोट करोगे कि देखो ये वाली पार्टी बढ़िया है, इसने ये वाले काम करे, ये चीज करे। कहने लगा सर ये तो नहीं करूंगा। तो मैंने कहा एक टीचर को किसी भी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी उसका मतलब विचार हो, वो खुलकर कभी भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही वाली बात कह रहा हूँ, जो साइलेंट वोटर होते हैं, चुपचाप रहते हैं, उसी की तरह आपको बनना है। जो भी आपको बढ़िया लगे, पसंद आए, उसके ऊपर जाके वोट डाल देना। क्यों ढिंडोरा पीट रहे हो, नहीं ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ठीक है, ये वाला काम नहीं करना। तो आपको समावेशी शिक्षा बच्चों को देनी है, डेमोक्रेटिक रूप से देनी है, जैसा भी लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा पर्व हमारे देश के अंदर मनाया जा रहा है इलेक्शन का। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, अपना वोट डालने जाइए, अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए, ठीक है। दूसरा, क्लासरूम का एनवायरमेंट आपका कोलेबोरेशन और आपका कोऑपरेटिव वाला होना चाहिए। ये बात मैंने आपको बता रखी है पहले, लेव वाइगोत्स्की वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ाई थी, जिसके ऊपर आपका पूरा शिक्षण सिद्धांत चल रहा है कि बच्चे आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीख सके, या आपस में मान लीजिए बच्चे ग्रुप के अंदर भी सीख रहे हैं, तो ग्रुप में आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करके यहाँ पर बच्चा सीख सके। इस प्रकार का क्लासरूम होना चाहिए। यानी कि क्लासरूम जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका रचनावाद पर आधारित होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आपका आधारित होना चाहिए। यानी जहां पर बच्चा आपका एक्टिव हो सके, कौन हो सके, जहां पर आपका बच्चा जो है वो एक्टिव होकर सारी चीजों को यहाँ पर सीख सके, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट है उनके सोशल एंड कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक एंड सामाजिक। क्या है? सांस्कृतिक एंड जो उसका सामाजिक परिवेश होता है ना, वो भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करता है। जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा, अभी इलेक्शन का मुद्दा चल गया और इसमें सभी को मजा आता है, इलेक्शन वाले मुद्दे में हर कोई यहाँ पर बात करता है। जो बाल काटने वाला भी होता है ना, वो भी विदेशी मुद्दों पर बैठकर बात करता है, अरे नहीं ये इन्होंने सही फैसला नहीं करा, सरकार ने ऐसा करना चाहिए था। मतलब जो सरकार के अंदर जो इस चीज को देख रहे हैं, उनसे बढ़िया सलाह आपको बाल काटने वाला या चाय पिलाने वाला या कोई और काम करने वाला वो भी सलाह दे देगा। हमारे देश के अंदर सलाहकार इतने हैं, हर घर के अंदर सलाहकार मिलेंगे, किसी भी चीज के ऊपर सलाह दे देंगे, ठीक है, हर चीज के ऊपर, जिस चीज का नहीं पता उसके ऊपर भी सलाह दे देंगे। अरे नहीं अभी देखना ये ऐसा होगा, ये देश उसके साथ ऐसे करेगा, जैसे वही संधि कराने बैठे हो, उन्हीं से पूछ के करेंगे, हाँ भाई छगनू जी मैं यहाँ पर लड़ाई करने जा रहा हूँ, अमेरिका से कर लूँ, तो छगनू जी कहेंगे जी रुक के करेंगे, अभी मेरे पकोड़े से तल जाए उसके बाद आपसे बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हर कोई सलाह यहाँ पर देता है, ठीक है, चाहे विदेश नीति हो, देश की नीति हो, और चाहे आपका इलेक्शन का मैटर चल रहा हो, आपके तो ये जीत जाएंगी, आपके तो ये वाली हार जाएगी। अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर भी इसी प्रकार का एनवायरनमेंट हो रखा है, यानी कि आपके कल्चर के अंदर, अगर मैं बात करूं कल्चर के अंदर, कि हमारे कल्चर में तो ये है, हमें तो यार इस पार्टी को नहीं जिताना है, ये बेकार पार्टी है, ये हमारे खिलाफ बोलती है, या हमें तो इस वाली पार्टी को जिताना है, क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारा पक्ष लेती है। अगर आपका कल्चर इस प्रकार से बना हुआ है ना, तो आपकी सोच विकसित नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा होगा जो भी कल्चर होता है उसी से जुड़ा हुआ बच्चे का व्यवहार होता है, उसकी भाषा होती है, अगर वो ही सही नहीं होगा तो बच्चे की लर्निंग कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कल्चर सही रहेगा तो वो भी बढ़ जाएगी। समाज और सोसाइटी की बात मैंने इसलिए करी, मान लीजिए आपका समाज भी इसी प्रकार का है, घर के अंदर राजनीति की बात चल रही है, बाहर जाकर मैंने आप लोगों ने देखा बाल कटवाने गए, वहां भी सब राजनीति की बात कर रहे हैं, चाय पीने टपली पर बैठ गए, वहां राजनीति की बात चल रही है, दोस्त से बात करने लगे, वहां राजनीति की बात चल रही है। पढ़ोगे कम जब पूरे टाइम राजनीति चलेगी, पढ़ेंगे कब? तो इसलिए जो समाज है वो समाज भी अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे की लर्निंग अच्छी प्रकार से हो जाएगी। देखो समाज कितना नेगेटिव रोल निभा रहा है आज की डेट के अंदर, कितना गंदा रोल निभा रहा है समाज। बहुत ज्यादा यहाँ पर जेलेसी वाली फीलिंग रखता है उस समाज के अंदर, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपके घर के सदस्य हो, मतलब रियल सदस्यों को छोड़ के, मम्मी पापा बहन भाई घर वाले को छोड़कर, उनके अलावा जितने भी आपके मतलब रिश्तेदार हो या जो आपके पड़ोसी हो, उनके अंदर जेलेसी की इतनी भावना है ना, बहुत ज्यादा भावना रहती है, जेलेसी की भावना। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, आप लोगों का मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपके पेपर पास नहीं हो रहे, कभी 1 नंबर से रह रहे हो, 5 से रह रहे हो, तो आपका समाज बड़ा खुश रहेगा।
ठीक है, अंदर ही अंदर मतलब इतने पर्सन आएंगे और आपसे पूछेंगे, अरे तू बहुत दिन हो गए तुझे तैयारी करते हुए, अभी तक नंबर नहीं आया क्या तेरा? आपस में बात करेंगे, अरे पता ना पढ़ता भी है कहाँ जाके अपना घूमता फिरता है, हमें क्या पता। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज बात करता है। अगर कभी देख लेना, अगर किसी बच्चों को जॉब मिल गई ना, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसका सिलेक्शन हो गया, इतनी ज्यादा आग आपके पड़ोसियों के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर लग जाएगी, पूछा भी नहीं जाएगा। झूठे को कह देंगे बधाई हो, लेकिन अंदर ऐसा ज्वालामुखी जल रहा होगा, इसकी कैसे सरकारी नौकरी लग गई, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो ये बहुत भयावह स्थिति है हमारे समाज की। आप लोगों ने देखा होगा, यही समाज का जो प्रेशर होता है, ये हमारी फैमिली वालों के ऊपर डाल देते हैं। अरे तुम्हारे लड़का तो बहुत टाइम हो गया अभी पढ़ते हुए, कब तक पढ़ता रहेगा, कब तक पढ़वाओगे इसे, अरे कुछ काम धंधे के ऊपर लगा दो। अरे तुम्हारी लड़की की तो एज निकलती जा रही है, अरे शादी वादी करवाओ, खत्म करवाओ अपना, क्यों ज्यादा अपना टेंशन में पलवा रहे हो, अगले वाले करवा लेंगे, पढ़ाना चाहे पढ़ाने चाहेंगे। तो ये प्रेशर समाज का घर वालों के ऊपर आता है, और घर वालों से फिर वो शिफ्ट होता है आप लोगों के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट के ऊपर होता है। अगर समाज ठीक नहीं होगा तो लर्निंग कम होगी, और अगर समाज ठीक होगा तो बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी। इसलिए जो समाज का एनवायरनमेंट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए? समझ गए आप लोग इस बात को? बिल्कुल ठीक बात है। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यही काम रहता है सभी का। ठीक है, अगली बात करते हैं फैमिली यानी परिवार की। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका, जैसे मैंने आपका समाज बताया, आपको क्लास बताई, आपको यहाँ पर बताया फैमिली सबसे महत्वपूर्ण है। अब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई अमीर घर का तो बच्चा आएगा नहीं पढ़ने, ज्यादातर आपके जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, वही आपके स्कूल के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब जब मान लीजिए उनकी फैमिली के अंदर पूरे टाइम इस प्रकार का माहौल है कि जहां पर बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए भी एकांत में जगह नहीं है, फैमिली के पास इतने साधन भी नहीं है कि वो बच्चों के लिए कॉपी किताब लेकर खरीद सके, फैमिली वाले पढ़ने के बजाय बच्चों को काम पर ले जाते हैं। ठीक है, मेरा खुद का अनुभव है, कई सालों का अनुभव है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, इधर मैं पश्चिमी यूपी की तो बात नहीं कर रहा, अगर आप लोग इधर पूर्वांचल यूपी के अंदर जाओगे, बिहार की साइड में अगर आप लोग जाओगे, इधर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ या इधर साउथ के स्टेट की तरफ आप लोग यहाँ पर जाओगे, ठीक है, जैसे कुछ और बैकवर्ड एरिया की तरफ जाओगे, वहां के जो पेरेंट्स होते हैं ना, खुद अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाकर स्कूल में नहीं भेजेंगे, अपने साथ खेतों में ले जाते हैं काम करवाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी क्लास के बच्चे जो आपके सेकंड थर्ड क्लास के अंदर है, वो खेतों में जाके काम कर रहे हैं। और जब प्राइमरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, खासकर लड़कियों की, तो एक दो साल के बाद उनका रोका वोका कर देते हैं। ठीक है, रोका कर दिया कि उस समय के बाद उनकी शादी कर देंगे। अगर इस प्रकार की फैमिली मिल गई तो बच्चे की लर्निंग क्या होगी? बच्चे की लर्निंग नहीं बढ़ पाएगी, बच्चा कोई चीज नहीं सीख पाएगा। अगर फैमिली बढ़िया होगी, उसको सपोर्ट करने वाली होगी, तो उसकी लर्निंग यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये स्थिति हमारे समाज के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर क्या, ज्यादातर जो आपके इस प्रकार के विकासशील या पिछड़े देश है उसके अंदर बनी हुई है। अभी हमारा देश विकासशील है, विकसित नहीं है। ठीक है, अभी संकल्प लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही कही। हम्म। सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, ये सभी के साथ ये सिचुएशन है, ये कोई आप लोग इससे नए नहीं हो, हर कोई इससे गुजरा हुआ है, मैं भी, हम हमसे पहले वाले भी, सभी इससे यहाँ पर गुजरे हुए। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अगली बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की। देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो आपका भौतिक आपका वातावरण है, यहाँ पर बात करते हैं भौतिक वातावरण की। अगर मान लीजिए भौतिक वातावरण सही नहीं होगा, तो बच्चे की लर्निंग हो पाएगी? जैसे मान लीजिए अभी आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पर, आप अपने घर के अंदर पढ़ रहे हो और मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए आपकी पक्का घर नहीं है, मजबूत छत नहीं है आपके घर की, ठीक है, कच्चा घर है, और बारिश आ जाए, भी अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, गर्मी भी हो रही है, हमारे यहाँ दिल्ली में तो हो रही है, आपकी साइड हुई है क्या बारिश? हमारे यहाँ थोड़ा मौसम हुआ था ऐसा। ठीक है, और वो बारिश की वजह से आपके घर के अंदर पानी आ रहा है, तो क्या आपका पढ़ने के अंदर मन लगेगा या उस बारिश को रोकने के अंदर मन लगेगा? अगर मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर आप छप्पर के नीचे पढ़ रहे हो, जैसा आपने कहा, या आप पेड़ के नीचे पढ़ रहे हो, तो आपका मन अपने आप को सेव करने में मतलब अपने आप को कवर करने में लगेगा, वहां से भागने का करेगा, या ये कहेगा कि नहीं बारिश के अंदर ही पढ़ा दो जी, कोई बात नहीं, सब भीग जाएंगे? मास्टर कहेगा वो तो बात ठीक है, तेरी कॉपी तो भीग गई, सारे पेज बेकार हो गए। तो आपको जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, जो भौतिक एनवायरनमेंट होता है, कोई धूल आंधी नहीं होनी चाहिए। बहुत से स्कूल आपने देखे होंगे रोड पर बने होते हैं, ट्रैफिक चलता है, पूरी की पूरी धूल स्कूल के अंदर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बड़ा उपयुक्त होता है, उसी प्रकार की आप लोगों को स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्टर भी आपके लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट जो भौतिक रूप से एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो लर्निंग बढ़िया बनेगी, कम है तो लर्निंग कम होगी। ठीक है, ये आपके दो फैक्टर थे जो मैंने आपको बताए। अगर यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नहीं सर हमारे यहाँ नहीं हो रही है बारिश। हाँ भैया, आज तो हमारे यहाँ भी नहीं है। हाँ मतलब आप लोग समझ गए ना मेरा पॉइंट, कि अगर भौतिक एनवायरनमेंट आपका सही रहेगा। ठीक है, पटना में तो बहुत बारिश हो रही है। अरे यार मुझे
परसों मुझे एक मैसेज आया बिहार की तरफ से, ये वाली बात ठीक है क्या, जरा मुझे बताना। बड़ी गंभीर समस्या उस स्टूडेंट ने लिखी कमेंट बॉक्स के अंदर। औरंगाबाद था या पता नहीं कहाँ का वो स्टूडेंट था, कि वहां पर कुछ लाइट की दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या बन गई थी। और वहाँ हाहाकार मच गया पानी के ऊपर। मैंने न्यूज के ऊपर भी देखा, मुझे ऐसी चीज नहीं दिखी। क्या ये वाली बात सच है? तो मेरे पास मैसेज आया था कि सर पानी की व्यवस्था करा दो, और यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए, मैं इधर से तो मतलब मैं वहाँ किसी को बोल सकता हूँ, और ऐसी बात नहीं जब इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी कि वहाँ के जो प्रशासन है वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। तो मतलब ऐसी समस्या देखने को मिली थी, ठीक है। तो मतलब ये फैक्टर भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा, क्योंकि देखो मान लीजिए क्लास चल रही है और पानी की समस्या है, स्टूडेंट जाकर पानी की लाइन में लग रहा है, तो वो पहले पानी लेगा या पहले पढ़ेगा? तो पहले अपना पानी लेगा, ठीक है। तो ऐसी समस्या एक क्या आई थी, ठीक है। नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ लूँ यार, जो अभी तक मैंने आपको लर्निंग का ये सेकंड और थर्ड पार्ट बनाया है, अब इससे संबंधित मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आंसर अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। ठीक है। हम्म। इलेक्शन में बड़ा शौक है सभी को, है मजा आता है। राजनीति के ऊपर बात करने में सभी को मजा आता है, ठीक है। महाराष्ट्र में हो रही है सर? अच्छा, महाराष्ट्र में हो रही है, ठीक है। चलो अब टेस्ट दो अपना, मतलब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर दो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, उसका आंसर देना है। यार एक काम करना है, इसको चौथा पॉइंट कर लेना, ठीक है। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग की वजह से हो गया होगा, तो आप लोग इसको तीसरा या चौथा पॉइंट कर लेना, जो भी आप लोगों की श्रद्धा हो। क्वेश्चन का आंसर दो जो सामने आपकी स्क्रीन पर है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से देखता हूँ कि आपको चीजें पता है या कितनी है, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा फैक्टर सीखने को प्रभावित करता है? पहला, छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। दूसरा, छात्र की आयु यानी कि छात्र की जो एज होती है। अगला, एक अवधारणा यानी कि एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियां यानी कि जो पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी होती है किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए। या फिर छात्र की जो क्षमता होती है यानी कि जो उसकी एबिलिटी होती है उसके बारे में शिक्षक का क्या विश्वास है। बताओ लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करने वाले हैं, वो जरा आप लोग यहां पर बताइए, ठीक है। सर पहले वाला क्लास कैसे करेंगे कंप्लीट है? विवेक रंजन, विवेक आप क्या काम करिए, जैसे भी लाइव क्लास है तो ये सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है, तो उनको आप लोग देखते रहिए, आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है कि आपको कंप्लीट करने में दिक्कत हो। पेपर भी आपका 7 जुलाई को है, तो अभी तो बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगी आपकी, ठीक है। किसके साथ जा रहे हो? डीडी फोर्थ के साथ? नहीं ज्योति, गलत दिया ज्योति ने, सभी ठीक दे रहे हैं। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। सभी लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हैं? डीडी के साथ जा रहे हैं, मतलब सभी ठीक है। ये सारे फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बच्चे की एज, ये मैंने आपको जो स्टूडेंट के बारे में जब बता रहा था वहां बच्चे की एज बताई थी। उसी के अंदर पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी बताई थी टीचर वाले के अंदर की अच्छी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी का अपनाना चाहिए किसी भी कंसेप्ट को सिखाने के लिए। और छात्र की क्षमता यानी बच्चे के लिए जो एबिलिटी है उसके बारे में भी शिक्षक का विश्वास होना चाहिए कि हर कोई बच्चा सीख सकता है, आप में से हर कोई स्टूडेंट सीख सकता है। तो चारों फैक्टर आपके लर्निंग को प्रभावित करने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ठीक आपने आंसर दिया, एक दो स्टूडेंट ने गलत बताया, आप अपना ठीक करना या पहले की क्लास देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, साथ के साथ आपका कमेंट चेक करूंगा इस बार। अभिकथन यानी कि एजर्सन दिया हुआ है, प्रभावी अधिगम यानी यहां पर बात हो रही है आपके इफेक्टिव लर्निंग की। किसकी? इफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। प्रभावी अधिगम यानी इफेक्टिव लर्निंग के लिए केवल शिक्षकों को क्लास में प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि बच्चों को, ठीक है। बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए। बताओ सही है गलत है? अब इसमें तर्क ये दिया है कि बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय श्रवण यानी कि वो कैसे करते हैं, वो पैसिव रूप से सुनते हैं, पैसिव लिसनिंग करते हैं। कैसे करते हैं? पैसिव लिसनिंग यानी कि निष्क्रिय श्रवण करते हैं, और उसकी प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग सीखते हैं। तो सर्वाधिक रूप से मीनिंगफुल लर्निंग यहां पर करते हैं। बताओ क्या दोनों ठीक है, दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है? किसके साथ आप लोग यहां पर जाओगे, ठीक है। दूसरे का भी डी, दूसरे में भी डी के साथ जा रहे हो? सर आर्ट ऑफ टीचिंग की मैराथन करा दीजिए। हाँ भाई, मैं आर्ट ऑफ टीचिंग की मैराथन करा दूंगा, और मैंने उसके साथ एक चीज प्लान करी है, आर्ट ऑफ टीचिंग की मैराथन के साथ जो बाकी के भी सब्जेक्ट है उनकी भी मैं मैराथन करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ये हेक्टिक शेड्यूल बनना है, बड़ा बिजी शेड्यूल है, ये थोड़ा सा मेरा निकल जाए फिर मैं उसके लिए करा दूंगा आपकी, ठीक है। डी 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 डी, दीदी के साथ जा रहे हो? दोनों गलत है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों गलत है। मैंने आपको क्या बताया था जब इफेक्टिव लर्निंग की पिक्चर्स के माध्यम से आपको समझाया था? इफेक्टिव लर्निंग वो लर्निंग होगी जहां पर बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि सिर्फ टीचर पूछेगा, बच्चे नहीं पूछ सकते, तो गलत हो गया।
अगला है बच्चे निष्क्रिय नहीं सक्रिय है, यानी कि एक्टिव लिसनिंग की जो प्रक्रिया होगी, सक्रिय होकर जब यहाँ पर चीजों को सीखेंगे उसके माध्यम से सर्वाधिक रूप से मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएंगे। तो दोनों गलत है, ठीक है, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसने गलत आंसर दिया? कोई है साका? सांबा कोई नहीं है इसमें से, सारे सही दे रहे, सारे टैलेंटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ आपका पार्ट फोर्थ बचेगा। अगला क्वेश्चन अगेन आपके सामने अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग से दिया हुआ है। कैसी लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग से। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या है? बच्चों को समादरत महसूस होना चाहिए, यानी कि बच्चों को कैसा फील होना चाहिए? उनको फील होना चाहिए, वैल्यूड फील होना चाहिए। या फिर बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, जो उनका एक्सपीरियंस है उसको समाहित करना चाहिए। या फिर बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बताओ भाई इसके अंदर सही आंसर क्या होगा, जरा चेक कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है। एक स्टूडेंट है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर मुस्लिम के घर का खाना नहीं खाते नॉन मुस्लिम, ऐसा क्यों है? क्या ना, तो मुझे लग रहा पता नहीं आप कौन से ग्रह पर जी रही हो। ऐसा कहाँ देख लिया आपने कि मुस्लिम के घर का खाना कोई नॉन मुस्लिम नहीं खाता है? फिर तो नॉन मुस्लिम क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे कि ठीक है कि मुस्लिम जगह पर नॉन मुस्लिम को नहीं लिया जाता। ये चीज आपने कहाँ सुन ली? ठीक है, आपके इसका मतलब कोई दोस्त नहीं है ठीक है, यानी आपका एनवायरनमेंट के अंदर इस प्रकार की बातें चल रही है। हमारे कितने दोस्त हैं हमारे अंदर, हम आपस में एक साथ में खाना खाते हैं, अब से नहीं बचपन से खा रहे हैं। मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, जो आपके साथ में दिखते हैं फरमान, वो बचपन के बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो भाइयों की तरह रहते हैं। ये चीज आपने कहाँ से ऐसी चीजें नोटिस करते हो? अभी आपकी जगह कोई और वर्ग का आ जाएगा तो ऐसा तो फंस जाओगे भाई, नेताओं के चक्कर में रहोगे। तो ऐसे मानसिकता को बदलिए, तब एक साथ में खाना खा सकते हैं। कोई भी धर्म जाति का यहाँ पर हो तो इस प्रकार की कोई बातें मत करिए, आपस में साथ मिलकर रहिए, उसी में भलाई है। छोटी सी जिंदगी है और उसको सही से काट के निकलिए, ताकि मरने के बाद ये तो कह सके हाँ बढ़िया आदमी था, निकम्मा आदमी नहीं था, ठीक है। चलो भाई, किसके साथ जा रहे हो आप लोग यहाँ पर? आप लोग जा रहे हो यहाँ पर ए के साथ जा रहे हो। सारे ए वाले हैं, कोई बी वाला नहीं है? ए वाला है, ए और फर्स्ट और सेकंड। यानी कि बच्चों को वैल्यूड फील कराना चाहिए कि हाँ भाई तुम भी कुछ हो। जैसा भी क्या नाथ ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर हमारे घर नहीं खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर कोई किसी के घर भी खाना खा सकता है, वरना दूसरा पक्ष कहेगा कि आप हमको क्यों नहीं बुलाते अपने धार्मिक स्थलों में। तीसरा पक्ष कहेगा हमारे हाथ का तो पानी भी नहीं पीते, छुआछूत करते हैं। आपको कोई भी बच्चा हो, किसी धर्म संस्कृति जगह से कोई भी XYZ बच्चा हो, सभी को यह फील कराना है कि भाई आप सभी महत्वपूर्ण हो, आप सभी महत्वपूर्ण हो, आप सभी का समाज महत्वपूर्ण है, आपकी संस्कृति महत्वपूर्ण है, और सभी की जो भाषा है यानी मातृभाषा वो महत्वपूर्ण है। और एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे से जुड़ी प्रत्येक चीज को आपको एनकरेज कर सको, उसको वैल्यूड फील करा सको, ठीक है, कि तुम भी सीख सकते हो, तुम भी कोई चीज हो। तो पहली बात ये बिल्कुल ठीक है जो मैंने आपको बताई हुई थी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, बच्चों के अनुभव को शामिल करना चाहिए, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है, रचनावाद पर आधारित, जो बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस को उनके निजी जीवन से कनेक्ट कराने वाली चीजों को शामिल करती है। देखा है ना इससे वाले के अंदर, बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति होनी चाहिए, जबकि इसने कहा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हो सके उसकी अनुमति होनी चाहिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। तो आप लोगों ने सभी ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, पहला दूसरा ठीक हो जाएगा, सिर्फ आपका तीसरा ठीक नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड, आप लोगों ने सही बताया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर जो आपका मान लीजिए कोई डाउट बचता है तो आप लोग यहाँ पर डाउट पूछ सकते हो, उसके बाद मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, जो रहेगा आपका पार्ट फोर्थ। ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास पूरी राजनीति के ऊपर चली गई हो। लोगों को राजनीति के ऊपर, धर्म के ऊपर, जात के ऊपर बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इन लोग चीजों के ऊपर, ठीक है। गधो, ये वाली सोच अपनी बदलो, ठीक है, सभी को समान रखो, बराबर रखो, कोई भेदभाव मत करो, ठीक है। ठीक है सर, मेरा नाम भी लीजिए, कभी नहीं लिया आज तक, गोल्डी सिंह। गोल्डी सिंह क्यों रो रहा है मेरे भाई? ठीक है, ले दिया नाम, चलो भाई, ठीक है। मेरे गांव में भी अभी भी जाति भेद, छुआछूत होता है, ठीक है। तो अर्जुन कुमार भाई, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, आप अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और बड़ी शर्म की बात है कि आज के समाज में ऐसी बात होना, क्योंकि इस आज के समाज में इतनी आधुनिकता की जगह में ऐसी चीज़ों का होना, ठीक है। सर मैंने एक दो तीन चार बोला था, अच्छा। अच्छा। आपने एक दो तीन चार करके बोला था। अच्छा, तो ठीक है भाई, आपका भी आंसर ठीक था, ठीक है, मान लिया। और कोई डाउट हो कोई तो बताइए।
कल आपकी क्लास होगी नहीं, जो कल वाली मेरी क्लास थी ना, तो कल मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो मुझे कल की छुट्टी रखनी थी, तो इसलिए मैंने आज क्लास ले लिया आपकी, ठीक है। ठीक है। ओके अर्पिता, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ठीक है। ठीक है। नोट्स कैसे मिलेंगे? वो आपका पीडीएफ सेक्शन में आपका बना हुआ है नोट्स के नाम से, ठीक है। ज्यादातर सभी लोगों के आंसर ठीक है सर। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स आपका अगले महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो आपका जून होगा, जून से हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी जो भी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, मेरे वाला सीडीपी का हिस्सा मैं बता रहा हूँ, फिर उसके हम जून से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो कोर्स की और उसके प्रैक्टिस होने की टेंशन मत लो, उसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलो भाई, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब मेरी आगे क्लास होगी 3 बजे। तब तक अपना पढ़ते रहो, पीछे के पार्ट की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और थोड़ा आत्मचिंतन क्या करो, आत्ममंथन क्या करो। आप होने वाले शिक्षक हो, अगर आपकी ही सोच अच्छी नहीं होगी तो आगे आने वाली जनरेशन को क्या आप सोच दोगे? तो अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रूप से सोचिए। यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक